ऐसे समय के बारे में जहां महज एक कविता लिखने पर ब्रिटिश सरकार भारी जुर्माना लगा सकती थी, या फिर उस दौर की कल्पना कीजिए जब कवियों का बाकायदा एक म्यूजिक बैंड हुआ करता था। हाँ बिल्कुल, जो आधुनिक रॉक स्टार्स की तरह 8-8 घंटे की शिफ्ट में गाता था। है ना, सुनने में किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन ये हमारे हिंदी साहित्य का वास्तविक इतिहास है। भाई पिछले भाग में तो मजा आ गया, जहां हमने साहित्य की बुनियादी नींव को समझा था। एकदम सही कहा आपने। तो अब चलिए इस गहराई में उतरते हैं जहां से असली सवाल बनते हैं। और ये गहराई बहुत ही रोमांचक है। आज की इस गहन चर्चा का मुख्य उद्देश्य स्लाइड 16 से 30 तक के सफर को डिकोड करना है। बिल्कुल। मतलब ये सिर्फ कवियों और उनकी किताबों की कोई रटी रटाई सूची नहीं है। आज हम ये समझेंगे कि आखिर साहित्य ने मंदिरों की सीढ़ियों से उतरकर राजाओं के दरबारों तक का सफर कैसे तय किया, और फिर वहां से आजादी की लड़ाई लड़ रही आम जनता की सड़कों तक कैसे पहुंचा। हाँ, ये ईश्वर से इंसान तक के विकास की एक बहुत ही तार्किक और दिलचस्प यात्रा है। बिल्कुल। और जो भी छात्र टीजीटी, पीजीटी या यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये चर्चा एक तरह से मास्टर क्लास होने वाली है। एकदम सही, क्योंकि तथ्यों को रटना एक बात है, लेकिन उनके पीछे के क्यों और कैसे को समझ लिया जाए तो कोई भी सवाल नहीं छूटता। तो सबसे पहले गोता लगाते हैं भक्ति काल के उस हिस्से में जहां से विद्रोह की पहली आवाज उठी थी, निर्गुण मार्ग। कबीरदास। हाँ, कबीरदास। अगर हम गहराई में जाएं तो कबीर केवल एक संत नहीं थे, वे अपने समय के सबसे बड़े विद्रोही थे। लेकिन मैं सोच रही थी, उन्होंने निर्गुण यानी बिना आकार वाले ईश्वर का ही चुनाव क्यों किया? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। कबीर ने निर्गुण मार्ग इसलिए चुना क्योंकि उस समय का समाज जाति व्यवस्था और छुआछूत की बेड़ियों में बुरी तरह जकड़ा हुआ था। अच्छा। हाँ, सगुण भक्ति में ईश्वर मंदिरों में था, जहां प्रवेश के लिए जाति एक बड़ी बाधा थी। तो कबीर ने इस पूरी व्यवस्था को ही नकार दिया। क्या बात है! क्या बात है। उन्होंने कहा कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, वो किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं बल्कि हर इंसान के भीतर है। इस विचार ने एक तरह से धर्म का लोकतंत्रीकरण कर दिया, यानी सबको बराबरी का अधिकार दे दिया। बिल्कुल। और कबीर का ये मार्ग ज्ञानाश्रयी कहलाया, जिसका मतलब है कि अंधभक्ति नहीं बल्कि आत्मज्ञान ही मोक्ष का रास्ता है। अरे ये देखो, इसे याद करने का ये जादुई तरीका नोट कर लो, एग्जाम में यही काम आएगा। कबीर ने ज्ञान का बीज बोया। बहुत बढ़िया ट्रिक है ये, है ना? इस एक लाइन से पूरी फिलॉसफी दिमाग में छप जाती है। ज्ञान से हो गया उनका ज्ञानाश्रयी मार्ग, और बीज से हो गया उनका सबसे प्रमुख ग्रंथ बीजक। और जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके नजरिए से ये याद रखना जरूरी है कि बीजक के 3 हिस्से हैं, साखी, सबद और रमेनी। एकदम सटीक। इसी निर्गुण धारा में एक दूसरा मोड़ आता है जहां सूफी संत प्रवेश करते हैं। अच्छा, वो कैसे? कबीर के यहाँ ज्ञान की बात थी जो आम इंसान को थोड़ी शुष्क या रूखी लग सकती थी। तो सूफी संतों ने, जिनमें मलिक मोहम्मद जायसी का नाम सबसे ऊपर है, इस ज्ञान में प्रेम की चाशनी मिला दी। ओ, इसलिए इसे प्रेमाश्रयी शाखा कहा गया। बिल्कुल। सूफी दर्शन की सबसे अनोखी बात यह थी कि उन्होंने ईश्वर को प्रियतम यानी प्रेमिका माना और भक्त को उस प्रेम में तड़पने वाला प्रेमी। लेकिन एक सेकंड, जायसी का जो सबसे बड़ा महाकाव्य है पद्मावत, वह तो राजा रत्नसेन और रानी पद्मावती की प्रेम कहानी है। तो एक प्रेम कहानी आध्यात्मिक ग्रंथ कैसे बन गई? यहीं पर रूपक या अंग्रेजी में कहें तो मेटामॉफर का जादू काम आता है। जायसी ने एक दुनियावी प्रेम कथा का इस्तेमाल एक अलौकिक आध्यात्मिक यात्रा को समझाने के लिए किया। मतलब कहानी के किरदारों के पीछे कोई और ही अर्थ छिपा था। हाँ, पद्मावत में राजा रत्नसेन केवल एक राजा नहीं है, वे आत्मा के प्रतीक हैं जो भटक रही है। और रानी पद्मावती? वो परमात्मा या परम सत्य की प्रतीक हैं। आत्मा का परमात्मा तक पहुंचने का जो संघर्ष है, वही पूरी कहानी का सार है। यूजीसी नेट में इन प्रतीकों के पीछे का अर्थ बार बार पूछा जाता है। तो इसे दिमाग में बैठाने के लिए भी एक शानदार देसी ट्रिक है। जायसी को पद्मावती से प्रेम था, ये उनकी आखिरी बात थी। वाह! यहाँ पद्मावती से पद्मावत महाकाव्य याद हो जाएगा, आखिरी से उनकी रचना आखिरी कलाम, और इसी से मिलती जुलती एक और रचना है अखरावट। और प्रेम शब्द याद दिलाएगा कि ये प्रेमाश्रयी शाखा है। बहुत खूब। अब यहाँ एक बड़ा वैचारिक मोड़ आता है।
कबीर व्यवस्था को तोड़ रहे थे, विद्रोह कर रहे थे, लेकिन समाज सिर्फ विद्रोह के सारे तो नहीं चल सकता ना। जाहिर है किसी ना किसी को तो आकर चीजों को वापस जोड़ना ही था। तो क्या इसीलिए सगुण भक्ति धारा और तुलसीदास जी का उदय हुआ, एक तरह से समाज के मैनेजर या घर के सख्त लेकिन समझदार पिता के रूप में? वे तुलना बिल्कुल सटीक बैठती है। कबीर ने जो जमीन तोड़ी थी उस पर तुलसीदास ने एक नया अनुशासित घर बनाया। सगुण भक्ति का अर्थ ही है ईश्वर का आकार मानना, उसके अवतारों की पूजा करना। और उस समय का समाज तो काफी मुश्किलों से गुजर रहा था। हाँ, बाहरी आक्रमणों और आंतरिक अंतर्विरोधों से टूट रहा था। ऐसे में उन्होंने राम भक्ति शाखा के माध्यम से मर्यादा और लोक मंगल की स्थापना की। मतलब उन्होंने भगवान राम का एक ऐसा चरित्र गढ़ा जो एक आदर्श पुत्र है, आदर्श भाई और आदर्श राजा है। बिल्कुल, ये समाज को जोड़ने का एक बहुत बड़ा वैचारिक प्रयास था, जिसे समन्वयवाद कहा जाता है। और शायद इसीलिए उन्होंने अपनी सबसे बड़ी रचना रामचरितमानस संस्कृत में नहीं बल्कि आम जनता की भाषा अवधी में लिखी। सही कहा। लेकिन यहाँ अक्सर एक कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि तुलसीदास जी ने कुछ रचनाएं ब्रज भाषा में भी लिखी थी, है ना? जी हाँ, और यही बात परीक्षाओं में छात्रों को उलझा देती है। रामचरितमानस अवधी में है, लेकिन उनकी विनय पत्रिका और कवितावली ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। तो इस उलझन को सुलझाने का रामबाण इलाज ये है, राम के भक्त तुलसी ने विनय से कविता और दोहे गाए। ये एक ट्रिक तो कभी नहीं भूलने वाली। राम से रामचरितमानस, विनय से विनय पत्रिका, कविता से कवितावली और दोहे से दोहावली। बहुत बढ़िया। अब राम की इस मर्यादा से निकलकर हम कृष्ण भक्ति शाखा की तरफ बढ़ते हैं, जहां नियम और अनुशासन की जगह आजादी, आनंद और प्रेम का उत्सव है। सूरदास जी का संसार। बिल्कुल, सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीलाओं का जो चित्रण किया है वो साहित्य के इतिहास में अद्वितीय है। तकनीकी भाषा में इसे वात्सल्य रस कहा जाता है। वात्सल्य रस, अगर इसे आसान भाषा में समझें तो ये क्या है? ये वो सटीक मनोवैज्ञानिक भावना है जो एक माता पिता अपने छोटे बच्चे को पहली बार चलते या तोतली बोली बोलते हुए देखकर महसूस करते हैं। ओह, यानी उन्होंने एक आम इंसान के उस मनोवैज्ञानिक एहसास को पकड़ा और उसे ईश्वर के प्रति मोड़ दिया। बिल्कुल, यहाँ भगवान से डरना नहीं है, उसे अपना सखा या अपना बच्चा मानना है। क्या बात है! वात्सल्य रस की इससे बेहतरीन परिभाषा शायद ही कोई हो। और सूरदास जी की प्रमुख रचनाओं को याद रखने का सूत्र भी बहुत आसान है। वो क्या है? सूरदास ने कृष्ण के सागर में साहित्य की लहर देखी। सागर से सूरसागर और साहित्य की लहर से साहित्य लहरी। एकदम परफेक्ट। अब यहाँ मैं उस म्यूजिक बैंड की बात करना चाहूंगी जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। मतलब क्या आपको पता था कि उस जमाने में भी कवियों का एक इतना सुव्यवस्थित ग्रुप होता था? हाँ, ये इतिहास का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है। इसे अष्टछाप कहा जाता है। अष्टछाप? हाँ, 1565 ईस्वी में गोस्वामी विट्ठलनाथ ने इसे स्थापित किया था। ये 8 कृष्ण भक्त कवियों का एक समूह था। और इनका काम क्या था? इनका काम था श्रीनाथ जी के मंदिर में दिन के 8 पहर अलग अलग समय के अनुसार कीर्तन करना। ये एक तरह का आध्यात्मिक म्यूजिकल बैंड ही था जो निरंतर अपनी कला से भक्ति का माहौल बनाए रखता था। और परीक्षाओं में ये सवाल अक्सर फंसाता है कि अष्टछाप के इन 8 कवियों में से कौन वल्लभाचार्य का शिष्य था और कौन विट्ठलनाथ का? ये तो टीजीटी पीजीटी का सबसे पसंदीदा सवाल है। तो इसके लिए 2 एकदम देसी अंदाज वाले फॉर्मूले हैं। पहला, वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों के लिए सूर के कुंभ में परमानंद, यानी सूरदास, कुंभनदास, परमानंदास और कृष्णदास। एकदम सही। और दूसरा, विट्ठलनाथ के 4 शिष्यों के लिए छीट और गोविंद के चतुर्भुज रूप का नंदा। मतलब छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास। ये 2 लाइनें किसी भी परीक्षा में पूरे नंबर दिला सकती हैं। लेकिन अब कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। 1700 से 1900 विक्रम संवत के बीच, हाँ, रीतिकाल की शुरुआत, अचानक साहित्य मंदिरों की सीढ़ियों से उतरकर राजाओं के महलों और दरबारों में पहुंच जाता है। ऐसा क्या हुआ कि कविता जो ईश्वर को रिझाने के लिए लिखी जा रही थी, वो रातों रात राजाओं को खुश करने का औजार बन गई? इसके पीछे पूरा का पूरा सामाजिक और राजनीतिक अर्थशास्त्र काम कर रहा था। वो कैसे? यह वो दौर था जब मुगल साम्राज्य स्थिर हो चुका था, बड़े युद्ध कम हो रहे थे, राजाओं और सामंतों के पास अथाह संपत्ति और खाली समय था। तो उन्हें मनोरंजन चाहिए था। बिल्कुल। और दूसरी तरफ कवियों को अपना पेट पालने के लिए आश्रय की जरूरत थी, जिसे पेट्रोनेज कहते हैं। जब राजा ही कवियों को पैसा देंगे तो जाहिर है कविता
ईश्वर की नहीं, राजा के दरबार की शान बढ़ाएगी। समझ गई। इसीलिए इस काल की कविता कलाकारी भारी भरकम शब्दों की सजावट और श्रृंगार से भर गई। हाँ, और इसी सजावट के कारण इस काल के नामकरण को लेकर विद्वानों में भारी बहस छिड़ गई। रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतिकाल कहा, क्योंकि इसमें संस्कृत काव्य शास्त्र के नियमों यानी रीति का पालन हो रहा था। और मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल नाम दिया। अक्सर सुनने वालों को अलंकृत काल और श्रृंगार काल में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो एक सिंपल सी ट्रिक याद रखिए। आभूषण हमेशा मिश्रित धातुओं से बनते हैं। बहुत ही तार्किक ट्रिक है। आभूषण का मतलब है अलंकार यानी अलंकृत काल, और मिश्रित से याद आएगा मिश्र बंधु। कभी गलत नहीं होगा। नामकरण के साथ साथ इस काल की कवियों को 3 अलग-अलग धाराओं में बांटा गया है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध। सबसे पहले बात करते हैं रीतिबद्ध कवियों की। तो क्या ये रीतिबद्ध कवि उन सख्त प्रोफेसरों की तरह थे जो सिर्फ ग्रामर और रूल बुक से बाहर निकलना ही नहीं चाहते थे? ये बिल्कुल सही उपमा है। ये वे कवि थे जिन्होंने पहले लक्षण ग्रंथ लिखे। लक्षण ग्रंथ? हाँ, लक्षण ग्रंथ का मतलब है कविता लिखने की नियम पुस्तिकाएं। ये कवि दरबार में अपना ज्ञान और बुद्धिमत्ता साबित करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने कविता को इतना तकनीकी और नियमों से भरा बना दिया कि आम इंसान उसे समझ ही नहीं सकता था। और इसी धारा के सबसे बड़े कवि थे केशवदास। बिल्कुल, उन्होंने अपनी विद्वता दिखाने के चक्कर में इतने कठिन शब्दों और नियमों का इस्तेमाल किया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को उन्हें कठिन काव्य का प्रेत तक कहना पड़ा। बाप रे, कठिन काव्य का प्रेत! ये सुनकर ही अंदाजा लग जाता है कि उनकी कविता कितनी जटिल रही होंगी। केशवदास के अलावा चिंतामणि, देव और मतीराम भी इसी रीतिबद्ध धारा में आते हैं। इसके लिए भी कोई ट्रिक है क्या? बिल्कुल, ट्रिक नोट करें। केशव को चिंता है कि देव की मति नियमों में बंधी है। नियमों में बंधी है मतलब रीतिबद्ध। बेहतरीन। लेकिन जहां इतने सख्त नियम होंगे वहां कोई ना कोई बागी तो पैदा होगा ही ना, जो इन दरबारों की चापलूसी और झूठे प्रेम से तंग आ चुका हो। बिल्कुल, और वही बागी कवि कहलाए रीति मुक्त काव्यधारा के कवि। घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर जैसे कवियों ने दरबार की इन नियम पुस्तिकाओं को उठाकर बाहर फेंक दिया। अरे क्या आपको पता था कि ये कवि इतने बागी और साथ ही इतने जज्बाती भी थे? हाँ, घनानंद का उदाहरण सबसे सटीक है। वे दरबार में थे, लेकिन उन्होंने राजा की चापलूसी करने के बजाय अपनी प्रेमिका सुजान से अपने सच्चे प्रेम और उससे बिछड़ने के दर्द को अपनी कविता का विषय बनाया। यानी विरह की कविता को खुश करने के लिए। तो परीक्षाओं में जहां भी सुजान शब्द दिखाई दे, आंख बंद करके घनानंद पर टिक लगा देना चाहिए। बिल्कुल। और इस धारा को याद करने की ट्रिक भी बहुत काव्यात्मक है। बादल यानी घन मुक्त होकर बरसते हैं, उन्हें दुनिया का कोई बोध या आलम नहीं होता। वाह! यहाँ घन से घनानंद, मुक्त से रीति मुक्त धारा, बोध से बोधा और आलम। अब इन दोनों अतियों, नियमों में पूरी तरह बंधे रीतिबद्ध और पूरी तरह आजाद रीतिमुक्त के बीच आते हैं वो लोग जिन्होंने एक अलग ही रास्ता निकाला। रीति सिद्ध कवि। हाँ, रीति सिद्ध कवि वे थे जो कविता के सभी नियम और व्याकरण जानते तो थे, लेकिन उन्होंने कभी उन नियमों का बोझ अपनी कविता पर हावी नहीं होने दिया। मतलब उन्होंने कोई रूल बुक नहीं लिखी, बल्कि अपने ज्ञान को कविता में इतनी चतुराई से पिरोया कि वो प्राकृतिक लगे। एकदम सही। इस धारा का इकलौता और सबसे बड़ा नाम है बिहारी। बिहारी, जिन्होंने कोई बड़ा महाकाव्य नहीं लिखा, सिर्फ 719 दोहों की एक किताब बिहारी सतसई लिखी और उसी से अमर हो गए। कहा जाता है कि उन्होंने गागर में सागर भर दिया। लेकिन असल में इस गागर में सागर भरने का मतलब क्या है? इसका मतलब है बहुत ही कम शब्दों में एक पूरी की पूरी फिल्म जैसी स्थिति का वर्णन कर देना। अच्छा, कोई उदाहरण? जैसे बिहारी का एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है, जहां नायक और नायिका एक ऐसे कमरे में हैं जो परिवार के बुजुर्गों से भरा हुआ है। वे बोल नहीं सकते, लेकिन इशारों इशारों में नायक कुछ कहता है, नायिका मना करती है, फिर दोनों खुश होते हैं और मुस्कुराते हैं। और बिहारी ने इस पूरी लंबी चौड़ी बातचीत को महज 2 पंक्तियों में समेट दिया। बिल्कुल, यही कम शब्दों में अधिकतम अर्थ पैदा करने की कला गागर में सागर भरना कहलाती है।
और एग्जाम के लिए तो बस इतना याद रखना है कि बिहारी बाबू हर काम में सिद्ध होते हैं। सिद्ध से रीति सिद्ध काव्यधारा। बहुत बढ़िया। अब यहाँ से साहित्य की नदी एक बार फिर एक बहुत बड़ा मोड़ लेती है। 1850 ईस्वी के आसपास रीति काल का अंत होता है और आधुनिक काल का पर्दा उठता है। और ये बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव था। साहित्य अब राजाओं के दरबार से निकलकर सीधे सड़कों पर आम जनता के बीच आ जाता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये बदलाव अचानक कैसे हुआ? ये रातों रात नहीं हुआ था। तो फिर कैसे? सदियों से सिर्फ कविताएं यानी पद्य ही लिखी जा रही थी, तो अचानक कहानियां, नाटक और निबंध कहाँ से आ गए? इसके पीछे सबसे बड़ी क्रांति थी प्रिंटिंग प्रेस का आना। ओह, छपाई की मशीन। हाँ, जब तक किताबें छापने की मशीनें नहीं थीं, साहित्य को मौखिक रूप से याद रखना पड़ता था, और याद रखना कविता के रूप में सबसे आसान होता है। ये तो बहुत ही तार्किक बात है। लेकिन जैसे ही कागज सस्ता हुआ और प्रिंटिंग प्रेस आई, अब 300 पन्नों का उपन्यास छापना और बांटना मुमकिन हो गया। उसे याद रखने की जरूरत नहीं थी। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा है। बिल्कुल। इसके साथ ही एक और बड़ा बदलाव हुआ। ब्रज भाषा की जगह अब खड़ी बोली ने ले ली। और इस गद्य काल की पहली किरण बन के आता है भारतेंदु युग। हाँ, ये वो दौर था जब साहित्य महज मनोरंजन नहीं रहा, बल्कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक तीखा वैचारिक हथियार बन गया। पत्रकारिता की शुरुआत हुई। सही कहा। भारतेंदु युग के साहित्यकार केवल कमरे में बैठ के लिखने वाले लेखक नहीं थे, वे सड़कों पर लड़ने वाले पत्रकार थे। हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण और आनंद कादम्बिनी जैसी पत्रिकाओं के जरिए उन्होंने समाज की कुरीतियों और ब्रिटिश शोषण पर सीधा प्रहार किया। और इसके लिए उन्हें अक्सर सरकार के जुर्माने और जेल तक का सामना करना पड़ा। हाँ। इन पत्रिकाओं के संपादकों के नाम पीजीटी परीक्षाओं के सबसे पसंदीदा सवाल होते हैं। तो इसकी भी कोई ट्रिक होगी? बिल्कुल है। इन्हें याद करने की ट्रिक सुनिए। बालक ने हिंदी का दीप चलाया। यहाँ बालक से बालकृष्ण भट्ट और दीप से पत्रिका हिंदी प्रदीप। क्या बात है। दूसरी ट्रिक, प्रताप हमेशा ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मिलता है। प्रताप से प्रताप नारायण मिश्र और पत्रिका का नाम ब्राह्मण। ये तो बहुत ही आसान हो गया। लेकिन एक बात बताइए, भारतेंदु युग में पत्रकारिता का जोश तो बहुत था, पर क्या उनकी भाषा में वो सफाई या व्याकरण की शुद्धता थी? ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। भारतेंदु युग की भाषा में एक तरह का कच्चापन था। खड़ी बोली अभी आकार ले रही थी। तो क्या इसी भाषा को सुधारने के लिए बाद में द्विवेदी रुख का उदय हुआ 1900 से 1920 के बीच? एकदम सही। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी एक हेडमास्टर की तरह सामने आए। अच्छा। उन्होंने महसूस किया कि अगर पूरे देश को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक आवाज में जोड़ना है, तो उस आवाज का यानी भाषा का एक मानक रूप होना जरूरी है, जिसे हम स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। हाँ। 1903 ईस्वी में उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन संभाला। ये पत्रिका कोई आम मैगजीन नहीं थी, ये हिंदी भाषा की सर्वोच्च अदालत बन गई थी। सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल। द्विवेदी जी वही कविताएं छापते थे जो व्याकरण की दृष्टि से एकदम शुद्ध होती थीं। राज्य स्तरीय परीक्षाओं में ये साल 1903 बार-बार पूछा जाता है। और द्विवेदी युग की एक और खास बात ये थी कि इस समय देश प्रेम और राष्ट्रवाद की भावना अपने चरम पर पहुंच गई थी। अब कविता सिर्फ भाषा के स्तर पर ही नहीं, बल्कि विषयों के स्तर पर भी बहुत गंभीर हो चुकी थी। हाँ, मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती और साकेत जैसी रचनाएं लिखी, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में एक नया जोश भर दिया। और इन्हीं रचनाओं के कारण बाद में महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। इसी युग में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध ने प्रिय प्रवास लिखा, जो खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। और माखनलाल चतुर्वेदी, जिन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है, उनकी कविता पुष्प की अभिलाषा तो रग रग में देशभक्ति भर देती है। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावें वीर अनेक। बहुत ही शक्तिशाली पंक्तियां हैं। इन महान रचनाओं को दिमाग में सेट करने के लिए भी हमारी देसी ट्रिक्स हाजिर हैं। बताइए। गुप्त जी के लिए याद रखें, मैथिली में भारत की भारती साकेत तक गूंजी। और हरियोध जी के लिए? हरि के लिए अयोध्या वासियों का प्रवास प्रिय था। यहाँ से प्रिय प्रवास आसानी से याद आ जाएगा। तो अगर हम आज की इस पूरी लंबी और गहरी चर्चा को एक जगह समेटना चाहें, एक महासंश्लेषण करें, तो वो कैसा दिखेगा? अगर इसे एक चार्ट के रूप में विजुलाइज किया जाए तो साफ समझ आता है कि साहित्य समाज के सच के साथ बहने वाली नदी है। ये यात्रा 3 स्तरों पर चलती है। पहला स्तर? पहला काल का स्तर।
जहां हम भक्तिकाल के मंदिरों से निकलकर रीतिकाल के महलों में गए और फिर आधुनिक काल की सड़कों पर आए। दूसरा विषय का स्तर। शुरुआत ईश्वर और अध्यात्म से हुई, फिर दरबारों का श्रृंगार आया और अंत में समाज का यथार्थ और राष्ट्रवाद। और तीसरा दर्शक वर्ग। साहित्य पहले ईश्वर के लिए लिखा जा रहा था, फिर राजा की वाहवाही के लिए और अंत में आम इंसान को जगाने के लिए। ये चार्ट किसी भी मुख्य परीक्षा या इंटरव्यू में विषय की गहरी समझ साबित करने के लिए एक ब्रह्मास्त्र का काम कर सकता है। बिल्कुल। इस तार्किक विश्लेषण और देसी अंदाज वाली ट्रिक्स के बाद तो ऐसा लगता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का कोई भी भारी भरकम सवाल अब डरा नहीं सकता। तथ्यों को रटने की जगह अगर हम इस तरह घटनाओं की कड़ियों को जोड़ लें तो हर चीज शीशे की तरह साफ हो जाती है। इस विस्तृत और ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन रुकिए, क्या हुआ? आज की इस चर्चा में हमने साहित्य को आजादी के आंदोलन तक तो पहुंचा दिया, देश में राष्ट्रवाद की लहर दौड़ गई, लेकिन क्या ये सफर यहीं खत्म हो जाता है? बिल्कुल नहीं। आजादी मिलने के बाद जब वो सुनहरे सपने हकीकत की जमीन पर टूटने लगे, तब साहित्य ने क्या करवट ली? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौर है। आजाद भारत के आम इंसान का मोह भंग, उसकी अंदरूनी टूट फूट और उन नई कहानियों का सफर कैसा रहा? अभी तो बस शुरुआत है, असली क्लाइमैक्स तो अगले भाग में आने वाला है। बिल्कुल सही। रोजगार वाला अड्डा ज्वाइन जरूर करें और अपने दोस्तों को भी ज्वाइन कराएं। मिलते हैं भाग 3 में।